हमें ब्रेन का स्ट्रक्चर और फंक्शनिंग क्यों जाननी चाहिए? क्योंकि हमारी ज़िंदगी के सारे डिसीजंस ब्रेन ही लेता है। हम किससे दोस्ती करेंगे, कौन सा करियर परस्यू करेंगे, क्या खाएंगे, क्या देखेंगे, क्या सोचेंगे, किस बात पे गुस्सा होंगे, किस बात पे खुश होंगे, सब कुछ ब्रेन डिसाइड करता है। पर इंटरेस्टिंगली बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता होता है कि हमारे स्कल में 3 ब्रेन होते हैं: रेप्टिलियन ब्रेन, मेमेलियन ब्रेन एंड रैशनल ब्रेन। हमें सिर्फ रैशनल ब्रेन के बारे में ही पता होता है। मेमेलियन ब्रेन एंड रेप्टिलियन ब्रेन की फंक्शनिंग के बारे में ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल नॉलेज होता है। इनफैक्ट डैनियल कामेन, जिनको इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज मिला था, की बुक थिंकिंग फास्ट एंड स्लो के हिसाब से हम लोग जिंदगी के 95% से ज़्यादा फैसले मेमेलियन ब्रेन से लेते हैं, इंक्लूडिंग चॉइस ऑफ लाइफ पार्टनर। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ब्रेन की फंक्शनिंग जानना कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि ब्रेन डेवलप ही क्यों हुआ और डिफरेंट स्पीशीज का ब्रेन डिफरेंट साइज का क्यों होता है। ब्रेन का प्राइमरी फंक्शन होता है टू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट मसल्स। पर किस लिए? जैसा कि मैंने प्रे वर्सेस प्रेडेटर के एपिसोड में बताया था कि हर ऑर्गेनिज्म के 2 ही एम होते हैं: रिप्रोडक्शन एंड सर्वाइवल। एंड सर्वाइवल मीन्स रनिंग फ्रॉम प्रेडेटर्स, आइडेंटिफाइंग प्रेडेटर्स एटसेट्रा। अब जिन स्पीशीज के पास बॉडीली एबिलिटीज होती है उनको इतने बड़े ब्रेन की जरूरत नहीं पड़ती है, बट ह्यूमंस के पास ऐसी कोई बॉडीली एबिलिटीज नहीं थी एंड हम लोग ब्रेन के दम पे ही सर्वाइव किए हैं। एनिमल वर्ल्ड में सर्वाइवल के लिए 3 स्ट्रेटजीज पाई जाती हैं: फाइट, फ्लाइट एंड फ्रीज। ह्यूमंस के केस में एक चौथी स्ट्रेटजी भी पाई जाती है, फॉन, यानी आप अपने प्रेडेटर के लिए यूजफुल बनने की कोशिश करते हो ताकि वो आपको छोड़ दे। इन चारों स्ट्रेटजीज को 4F रेस्पॉन्स बोलते हैं: फाइट, फ्लाइट, फ्रीज एंड फॉन। इवोल्यूशन के हिसाब से पहले हम सी क्रीचर थे, फिर रेप्टाइल, फिर मैमल, फिर प्राइमेट्स, फिर एप एंड देन होमो। बीच में कुछ और भी क्लासिफिकेशंस हैं बट वो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। रेप्टाइल्स अंडे देते हैं, कोल्ड ब्लडेड एंड इमोशनलेस होते हैं। मैमल्स हॉट ब्लडेड होते हैं। मैमल्स में फीमेल बच्चे को जन्म देती है, मिल्क प्रोडक्शन होता है एंड फीमेल अपने ऑफस्प्रिंग या बच्चे की परवरिश करती है। इन तीनों फैक्टर्स की वजह से मैमल्स में मदर बेबी के बीच में एक बॉन्ड बन जाता है जिससे दोनों एक दूसरे के इमोशंस फील कर सकते हैं। रेप्टाइल्स एंड मैमल्स में मेन डिफरेंस मदर बेबी का बॉन्ड ही होता है। ह्यूमंस में ये बॉन्ड बहुत रिफाइन होते होते एम्पैथी एंड कॉन्शियंस का रूप ले लेता है। दूसरे मैमल्स में भी इमोशंस होते हैं बट ह्यूमंस में बहुत कॉम्प्लेक्स एंड वाइड रेंजिंग इमोशंस होते हैं। रेप्टाइल्स में इमोशंस नहीं होते हैं। अब हम आते हैं फर्स्ट टाइप ऑफ ब्रेन पे, रेप्टिलियन ब्रेन। ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड या रीढ़ की हड्डी जहां खत्म होती है उसी के ऊपर होता है। ये सबसे पहले डेवलप हुआ था। हैबिट्स एंड इंस्टिंक्ट्स इस पार्ट की देन है। रेप्टिलियन ब्रेन रिलायबल होता है बट रिजिड एंड कंपल्सिव होता है। रिजिड मतलब जो चेंज नहीं होता है एंड कंपल्सिव मतलब रिपीटेटिव। रेप्टिलियन ब्रेन का काम होता है रेगुलेटरी फंक्शन परफॉर्म करना, ब्रीदिंग, हार्ट बीट, ग्लूकोज लेवल, ये सब मेंटेन रखना। इन एसेंस ये वाला पार्ट रेगुलेटरी फंक्शंस ऑटोमेटिकली परफॉर्म करता रहता है। नहीं तो पता चला थॉट्स में खो गए या टेंशन के चक्कर में सांस लेना ही भूल गए। सोच के देखो, अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल, हार्मोन लेवल सब खुद से मैनेज करना पड़े तो कैसी जिंदगी होगी। इसके अलावा रेप्टिलियन ब्रेन मसल कंट्रोल, बैलेंस, फीडिंग, डाइजेशन, रिप्रोडक्शन एंड रिफ्लेक्सिव बिहेवियर भी परफॉर्म करता है। रिफ्लेक्सिव बिहेवियर मतलब जैसे गर्म चीज को टच करते से ही हाथ एकदम से वापस खींच लेते हैं, वो रिफ्लेक्सिव बिहेवियर होता है। बहुत सारे लोग दिखने में तो ह्यूमंस जैसे होते हैं बट मोस्टली सारे डिसीजंस रेप्टिलियन ब्रेन से ही लेते हैं, मतलब दे आर क्रीचर ऑफ हैबिट्स एंड इंस्टिंक्ट्स। नाउ सेकेंड टाइप ऑफ ब्रेन पे आते हैं, मेमेलियन ब्रेन और मंकी ब्रेन। ये वाला पार्ट मेनली इमोशंस, वैल्यूज, फीलिंग्स, जजमेंट्स के लिए जिम्मेदार होता है। ये रेप्टिलियन ब्रेन के ऊपर पाया जाता है। ये मंकी ब्रेन एक सिंपल प्रिंसिपल पे इवॉल्व हुआ है: मैक्सिमाइज प्लेजर एंड मिनिमाइज पेन और अवॉइड पेन। ब्रेन के इस वाले पार्ट को टाइम का कॉन्सेप्ट समझ नहीं पड़ता है, ना ही इस पार्ट को लॉजिक या लैंग्वेज समझ पड़ती है।
इस वाले पार्ट का बॉस या डिसीजन मेकर होता है एमिगडिला। एमिगडिला को फियर सेंटर भी बोलते हैं। एमिगडिला एनवायरनमेंट को लगातार स्कैन करते रहता है किसी भी तरह के चेंज के लिए, और एमिगडिला चेंज के हिसाब से एक्ट करता है। एक्ट मतलब फाइट या फ्लाइट के लिए बॉडी को तैयार करता है। मेमेलियन ब्रेन एंड रेप्टिलियन ब्रेन दोनों लाखों साल पुराने हैं, और ये दोनों मिलके एक दूसरे के साथ सीमलेसली फंक्शन करते हैं। इन दोनों के कॉम्बिनेशन को लोकल डायलेक्ट में हार्ट बोला जाता है। पोइट्री स्टोरीज में दिल और दिमाग में अंतर किया जाता है। दिल से सोचने का मतलब मंकी ब्रेन से सोचना, दिल या हार्ट का मतलब एमिगडिला ही होता है। ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि एमिगडिला का हार्ट पे डायरेक्ट कंट्रोल होता है। मतलब जब भी एमिगडिला को फ्लाइट या फाइट रिस्पॉन्स एक्टिवेट करना होता है तो वो सबसे पहले हार्ट रेट बढ़ाता है। बॉडी के नॉन नॉन असेंशियल सिस्टम्स जैसे रिप्रोडक्शन, डाइजेशन, इन सब सिस्टम्स को बंद कर देता है ताकि ब्लड सर्कुलेशन सिर्फ उन्हीं पार्ट्स में हो जो फाइट या फ्लाइट में काम आएंगे। स्ट्रेस, एंग्जाइटी, इन सब का बायोलॉजिकल मीनिंग एमिगडिला एक्टिवेशन ही होता है। अब ये फ्रीक्वेंट स्ट्रेस, एंग्जाइटी या एमिगडिला एक्टिवेशन इतना डेंजरस क्यों होता है? क्योंकि फ्रीक्वेंट एक्टिवेशन की वजह से एमिगडिला बार बार स्ट्रेस हार्मोन्स जैसे कॉर्टिजोल रिलीज करता है, बॉडी के बहुत सारे सिस्टम्स बंद कर देता है। अब बॉडी को आप बार बार बंद चालू करोगे तो क्रॉनिक फिजिकल प्रॉब्लम्स तो होंगी ना। इसके अलावा जब भी स्ट्रेस या एमिगडिला एक्टिवेशन होता है तो आप नॉर्मली काम या पढ़ाई भी नहीं कर पाते हो, क्योंकि आपके मंकी ब्रेन के हिसाब से आप डेंजर से डील कर रहे हो और एमिगडिला ने फाइट फ्लाइट रिस्पॉन्स एक्टिवेट कर दिया है। अब आप में से कुछ लोग सोचेंगे कि हाँ, तो फाइट फ्लाइट रिस्पॉन्स के टाइम रैशनल ब्रेन क्यों नहीं काम कर सकता? एनिमल वर्ल्ड के हिसाब से ये सिचुएशन कुछ ऐसी हो जाएगी कि शेर मंकी को खाने के लिए आया है और मंकी बोल रहा है, रुक जा भाई, पहले थोड़ी कोडिंग या पढ़ाई फिनिश कर लेता हूँ, उसके बाद अपन दोनों निपटते हैं। एनिमल वर्ल्ड में ऐसा नहीं होता है, और हमारा एमिगडिला एनिमल वर्ल्ड के हिसाब से ही फंक्शन करता है। दूसरी बात, रैशनल ब्रेन इज वेरी एक्सपेंसिव ऑर्गन, मतलब बहुत एनर्जी कंज्यूम करता है, इसीलिए बहुत सारे लोग इसको बिल्कुल भी यूज नहीं करते हैं। कहने का मतलब, डेंजर के दौरान जब एमिगडिला ने बॉडी के सारे नॉन एसेंशियल ऑर्गन्स बंद कर दिए हैं तो रैशनल ब्रेन को क्यों नहीं बंद करेगा? ये तो सबसे ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है ना। इमोशंस को समझने के लिए हम लोग 1 लाख साल पहले चलते हैं, जब ह्यूमंस ने लैंग्वेज डेवलप नहीं की थी, पर तब भी हम लोग ग्रुप्स में रहते थे, मिल के शिकार करते थे, टूल्स यूज करते थे, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ह्यूमंस में तब भी रिलेशनशिप्स होते थे। तब सोचो हम लोग कैसे कम्युनिकेट करते होंगे? आंसर, थ्रू इमोशंस एंड बॉडी लैंग्वेज। इमोशनल कम्युनिकेशन मेनली फेशियल एक्सप्रेशन एंड टोन वेरिएशंस, हैंड जेस्टर, बॉडी पोस्चरिंग से होता है। आप इसको ऐसा समझो कि हमारा एमिगडिला नेचुरली दूसरे लोगों के फेशियल एक्सप्रेशन, वॉइस टोन, बॉडी पोस्चरिंग को कॉन्टिन्यूसली रीड करता रहता है, एंड बेस्ड ऑन दिस एमिगडिला थ्रेट डिटेक्ट करता है। मतलब एमिगडिला ये डिसाइड करता है कि सामने वाला पर्सन डेंजरस है या नहीं। अगर डेंजरस है तो एमिगडिला फ्लाइट फाइट रिस्पॉन्स एक्टिवेट कर देता है। इनफैक्ट ये इमोशनल कम्युनिकेशन रीड करने वाली एबिलिटी एडल्ट्स ने भले ही खो दी हो, बट ह्यूमन बेबीज में ये एबिलिटी बाय बर्थ होती है। इनिशियल 5-6 साल तक ह्यूमन बेबी इमोशनल ब्रेन से ही काम चलाता है। रैशनल ब्रेन 4-5 साल तक ऑनलाइन ही नहीं आता है। ह्यूमन बेबीज बहुत स्मार्ट होते हैं ये पता करने में कि कौन सा पर्सन एम्पैथेटिक है एंड कौन सा नहीं, और जो नॉन एम्पैथेटिक पर्सन होता है ना, ह्यूमन बेबीज उसके पास भी नहीं फटकते हैं। इनफैक्ट FBI एजेंट जो नवारो अपनी किताब में लिखते हैं कि वो एक बार अंधे बच्चों को खेलते हुए देख रहे थे और उन्होंने नोटिस किया कि अंधे बच्चे भी स्टीपल या हैप्पी फीट जैसे एक्सप्रेशन शो कर रहे थे। स्टीपल मतलब ऐसे करना। ये बिहेवियर बच्चों ने देख के तो नहीं सीखा होगा क्योंकि वो अंधे थे जन्म से ही। इसका मतलब ये बिहेवियर हमारे DNA में हार्ड वायर्ड होता है। बॉडी लैंग्वेज को ESL भी बोलते हैं, मतलब एवरीबडी सेकेंड लैंग्वेज, और ये बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इनफैक्ट FBI के पास एक पूरी टीम होती है जिसका काम यही होता है कि क्रिमिनल्स की बॉडी लैंग्वेज को डिकोड करना और ये देखना
कि बॉडी लैंग्वेज स्पोकन वर्ड्स के साथ मिसमैच तो नहीं कर रही है। इनफैक्ट हम लोग भी अपनी गट फीलिंग को अगर थोड़ा सा इंप्रूव कर लेना, मतलब बॉडी लैंग्वेज सीख लें, तो हम धोखे से, टॉक्सिक लोगों से बच सकते हैं। एक्चुअली बॉडी लैंग्वेज सीखने की ज़रूरत नहीं है, वो हमारे डीएनए में हार्ड वायर्ड है। बस उसको फिर से यूज़ में लाने की ज़रूरत है। बचपन में हम सब में वो एबिलिटी थी, बाद में हमने जब बोलना सीखा तो उस एबिलिटी का यूज़ करना छोड़ दिया। इमोशनली इंटेलिजेंट लोगों की गट फीलिंग बहुत स्ट्रांग होती है, इसीलिए वो हमेशा सही लोगों पर विश्वास करते हैं, सही लोगों के साथ काम करते हैं और ज़िंदगी में खुश भी रहते हैं और खूब तरक्की भी करते हैं। लिम्बिक या मेमेलियन ब्रेन में टाइम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। ब्रेन के इस पार्ट में पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर सब एक समान होते हैं। इस ब्रेन का मेन एम होता है सर्वाइवल, और सर्वाइवल तो टाइमलेस ऑब्जेक्टिव है ना। अब हम आते हैं रैशनल ब्रेन पे। रैशनल ब्रेन और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, ये ब्रेन आईक्यू को रिप्रेजेंट करता है। इसमें थॉट्स, कॉग्निशन, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स, लैंग्वेज, ये सब फॉर्म होते हैं। ये वाला पार्ट ह्यूमंस में सबसे बाद में डेवलप हुआ है। इस पार्ट का एग्जीक्यूटिव या डिसीजन मेकर होता है पीएफसी, यानी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। पीएफसी को अटेंशन या अवेयरनेस भी बोलते हैं। इंसान पीएफसी का यूज करके ही डिसाइड करता है कि मेरे को अपनी अटेंशन कहाँ फोकस करनी है, मतलब कौन सा टास्क परफॉर्म करना है या प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। सरप्राइजिंगली 90% लोग पीएफसी का मिनिमल यूज करते हैं, या यूं कह लो कि बिल्कुल भी यूज नहीं करते हैं। अब हम आते हैं ब्रेन की फंक्शनिंग पे। ब्रेन फंक्शनिंग, ये तीनों ब्रेन एंड बॉडी एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। बॉडी का मतलब जनरली सेंट्रल नर्वस सिस्टम से होता है। नर्वस सिस्टम का काम होता है सेंसरी इनपुट को ब्रेन तक लेके जाना और ब्रेन इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करना। सेंसरी मतलब इंद्रियां, नाक, कान, स्किन, आईज एंड टेस्ट। चूंकि ये तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि ये तीनों पार्ट एक दूसरे को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं। तो टॉप डाउन से स्टार्ट करते हैं। मेमेलियन ब्रेन या एमिगडाला जब भी फियर सेंस करता है तो हार्ट रेट बढ़ा देता है। वैसे हार्ट रेट कंट्रोल करना रेप्टिलियन ब्रेन का डिपार्टमेंट होता है। इसी तरह जब हम नॉवल पढ़ते हैं या मूवी देखते हैं तो रैशनल ब्रेन हमारे में इमोशन जनरेट करता है, जो कि मेमेलियन ब्रेन का डिपार्टमेंट है। अगर हम किसी डेंजरस फ्यूचर सिनारियो के बारे में सोचते हैं तो हमारी हार्ट रेट बढ़ जाती है। यहाँ पीएफसी रेप्टिलियन ब्रेन या हार्ट रेट को कंट्रोल कर रहा है वाया एमिगडाला। अब हम दूसरी डायरेक्शन में चलते हैं। जब हम हंग्री या इरिटेटेड स्टेट में रहते हैं तब हम किसी की भी गलती पे बहुत हार्श पनिशमेंट देते हैं, कम चैरिटेबल हो जाते हैं। इस स्टेट में किसी भी आइडिया के रिजेक्शन चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। इसीलिए किसी को स्टार्टअप या ट्रिप या कोई और आइडिया चिलचिलाती धूप में बाहर बस स्टैंड पे नहीं देना चाहिए, सामने वाला पक्का रिजेक्ट कर देगा। यही वजह है कि कंपनीज या एकेडमिक कॉन्फ्रेंसेस बीच किनारे, शाम में, बढ़िया वेदर एंड मस्त लोकेशन पे होती है, ताकि आइडिया एक्सेप्टेंस के चांसेस बढ़ जाए। ये एग्जाम्पल था कि रेप्टिलियन ब्रेन रैशनल ब्रेन को कैसे इन्फ्लुएंस करता है। अगर बॉडी अनकंफर्टेबल रहती है, इसका मतलब रेप्टिलियन ब्रेन इरिटेटेड है और वो रैशनल ब्रेन को इन्फ्लुएंस करता ही करता है। अब हम देखते हैं हाउ इमोशंस अफेक्ट आवर थिंकिंग। जब कभी भी हम अराउज्ड या स्ट्रेस्ड होते हैं तब हम स्टूपिड या इंपल्सिव डिसीजन लेते हैं, जो उस टाइम भयंकर फोड़ू डिसीजन लगता है बट बाद में पछतावा होता है। अराउज्ड मतलब एक्साइटेड। जब हम एक्साइटेड होते हैं तो हम अपनी कैपेबिलिटीज या एबिलिटीज को ओवर एस्टिमेट करते हैं। इसी तरह जब हम डिप्रेस्ड रहते हैं तब हम अपनी एबिलिटीज या कैपेबिलिटीज को अंडर एस्टिमेट करते हैं। ये दोनों एग्जाम्पल है जहां हमारे इमोशंस हमारी थिंकिंग एंड कॉग्निशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। इनफैक्ट जब मेल फीमेल को प्रपोज करता है तो वो उसको बहुत अच्छी जगह पे लेके जाता है, मस्त खाना, एम्बियंस एंड गिफ्ट से पहले पॉजिटिव इमोशन जनरेट करता है एंड उसके बाद प्रपोज करता है। यहाँ भी फंडा वही है, चूंकि फीमेल्स ज़्यादा इमोशनल होती है तो इनके केस में इमोशंस थिंकिंग या डिसीजन को ज़्यादा अफेक्ट या इन्फ्लुएंस करते हैं। अब लास्ट कॉम्बिनेशन बचा, रेप्टिलियन ब्रेन इमोशनल ब्रेन को कैसे इन्फ्लुएंस करता है। ये तो बहुत ही सिंपल है।
जब भी हमारी बॉडी अनकंफर्टेबल रहती है तो मूड की तो ऐसे ही ऐसी हो जाती है, मतलब नेगेटिव इमोशन जनरेट होते हैं। अब देखो, रेप्टिलियन एंड इमोशनल ब्रेन का कनेक्शन बहुत स्मूथ होता है, इसीलिए उस पे हम अब और डिस्कस नहीं करेंगे। सारी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स दो रीजंस की वजह से आती है। या तो इमोशनल ब्रेन में ग्लिच रहता है, ग्लिच मतलब खराबी, या पीएफसी एंड इमोशनल ब्रेन का कनेक्शन वीक रहता है। इनफैक्ट ज्यादातर केसेस में दोनों ही रीजंस रहते हैं। इमोशनल एंड रैशनल ब्रेन के इंटरेक्शन पे हम अगले एपिसोड में विस्तार से बात करेंगे। अब हम आते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, यूज ऑफ ब्रेन फंक्शनिंग नॉलेज। अब ये सब जान के फायदा क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारे हाथ में सिर्फ पीएफसी या रैशनल ब्रेन रहता है। इसी का यूज करके हम अपनी जिंदगी बेहतर बना सकते हैं, मतलब नेगेटिव इमोशंस कम कर सकते हैं एंड पॉजिटिव इमोशंस बढ़ा सकते हैं। इसीलिए पीएफसी या रैशनल ब्रेन को कॉन्शियस ब्रेन बोलते हैं, और जो इमोशनल ब्रेन एंड रेप्टिलियन ब्रेन में चलता है उसको अनकॉन्शियस बोलते हैं। अब देखो, रेप्टिलियन ब्रेन का काम तो मेनली रेगुलेटरी होता है, इसके लिए उसकी टेंशन नहीं है। अगर रेप्टिलियन ब्रेन की फंक्शनिंग में कोई दिक्कत आती है तो वो जनरली दवाइयों से ठीक की जाती है। सारी दिक्कत इमोशनल ब्रेन की है। इवोल्यूशन की वजह से ब्रेन स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि नीचे से ऊपर तो 8 लेन न्यूरल हाईवे जाता है, बट ऊपर से नीचे सिंगल न्यूरल पाथवे आता है। इनफैक्ट बहुत लोगों में तो पगडंडी आती है रैशनल ब्रेन से इमोशनल ब्रेन तक। न्यूरल मतलब न्यूरॉन्स। दिमाग और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में सारे काम न्यूरोनल कम्युनिकेशन से ही होते हैं। हमारा दिमाग अंदर से कुछ ऐसा दिखता है, थॉट्स, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग, मतलब डिफरेंट न्यूरोनल कनेक्शंस। चूंकि इमोशनल ब्रेन की फंक्शनिंग अनकॉन्शियस रहती है तो इसको हैंडल करने के दो तरीके होते हैं। या तो आप पीएफसी की साइड से आओ, जो कि काफी मुश्किल रहता है क्योंकि बहुत सारे लोगों में पीएफसी टू इमोशनल ब्रेन तक सिर्फ पगडंडी बनी होती है। मेडिटेशन और माइंडफुलनेस का होल एम रैशनल ब्रेन से इमोशनल ब्रेन के बीच में न्यूरल पाथवे बनाना और इसको स्ट्रांग करना रहता है। न्यूरोलॉजिस्ट रिक हैंसन के हिसाब से हमारे ब्रेन में न्यूरोप्लास्टिसिटी होती है, यानी पीएफसी में कैपेबिलिटी रहती है कि वो नए न्यूरल पाथवेज बना सकता है और पुराने पाथवेज को एलिमिनेट कर सकता है। दूसरे शब्दों में, हम रैशनल ब्रेन का यूज करके अपने इमोशनल ब्रेन की फंक्शनिंग को चेंज कर सकते हैं। अब इमोशनल ब्रेन को हैंडल करने का दूसरा तरीका होता है कि आप इसको रेप्टिलियन ब्रेन की साइड से अप्रोच करो। ये तरीका आसान और वाइडली पॉपुलर है। फर्स्ट, बिकॉज रेप्टिलियन ब्रेन से इमोशनल ब्रेन तक 8 लेन न्यूरल पाथवे जाता है, और दूसरा, इसमें ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाना पड़ता है। अब बहुत लोग सोच रहे होंगे कि जब इमोशनल ब्रेन में क्या चल रहा है इस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, तो रेप्टिलियन ब्रेन की फंक्शनिंग पे कंट्रोल का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। बट ऐसा नहीं है। रेप्टिलियन ब्रेन एंड बॉडी दोनों सिनोनिमस होते हैं, इसलिए बॉडी में चेंजेस करके रेप्टिलियन ब्रेन को इन्फ्लुएंस किया जा सकता है, विच इन टर्न विल इन्फ्लुएंस इमोशनल ब्रेन। योगा का मेन एम यही होता है, वेरियस पोस्चर्स इमोशनल ब्रेन के अलग अलग पार्ट को अलग अलग तरीके से अफेक्ट करते हैं। इसीलिए योगा एंड मेडिटेशन पूरे वर्ल्ड में बहुत फेमस है। कुछ लोगों को ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगा होगा, तो सिंप्लीफाई करने के लिए एक एग्जांपल देता हूं। मान लो इमोशनल ब्रेन सेंटर एमिगडाला ने बॉडी में एंजाइटी, स्ट्रेस, ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट ये सब बढ़ा दिया। इन एसेंस एमिगडाला ने बॉडी को फाइट करने के लिए रेडी किया है। अब अगर आप बॉडी को बहुत रिलैक्स कर दो डीप ब्रीदिंग से, या बॉडी मसाज करा के, या किसी और तरीके से, तो रेप्टिलियन ब्रेन एमिगडाला को काम डाउन कर देगा, क्योंकि बॉडी एंड इमोशनल ब्रेन दोनों हार्मनी में काम करते हैं। योगा और मेडिटेशन के अपने अपने फायदे हैं, बट अगर आप में इमोशंस का मीनिंग समझने की काबिलियत आ जाए तो एकदम सोने पे सुहागा हो जाएगा। जैसे कि मैंने इंट्रोडक्शन वाले एपिसोड में बताया था कि इमोशंस का काम होता है मैसेज डिलीवर करना। अगर आप वो मैसेज सुन लो तो इमोशंस अपने आप चले जाएंगे। अब इमोशंस को या तो फील किया जा सकता है या थॉट पैटर्न्स को डिकोड करके आइडेंटिफाई किया जा सकता है। ये दोनों ही काबिलियत एक्वायर करने में काफी टाइम और मेहनत लगती है, बट पॉसिबल है। इस चैनल में मैं आपको ये काबिलियत सिखाने की पूरी कोशिश करूंगा।
अब इस एपिसोड को रैप अप करते हैं। हम लोगों में भी बाकी सारे एनिमल्स की तरह बॉडी, ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम डेवलप हुआ है, और हम लोग भी कॉन्स्टेंटली एनवायरनमेंट या स्टिमुलस के हिसाब से रिएक्ट या रिस्पॉन्ड करते रहते हैं। ये स्टिमुलस वर्ड बारी बारी आएगा, तो मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। एनवायरनमेंट में जो चेंज होता है ना, उसको स्टिमुलस बोलते हैं। एज लॉन्ग एज एनवायरनमेंट फेमिलियर है, एनिमल्स चिल करते हैं। बट जैसे ही कुछ चेंज आता है, तो माइंड, बॉडी, नर्वस सिस्टम हार्डवायर्ड है उस चेंज को डिटेक्ट करने के लिए। मतलब ये बिहेवियर हमारे जीन में है, सीखने की जरूरत नहीं है इसको। स्टिमुलस कुछ भी हो सकता है। स्पाउस की टोन एंग्री हो गई, ये एक स्टिमुलस है। कोई नई इंफॉर्मेशन मिली कि फलाने ने मर्सिडीज ले ली है, ये भी एक स्टिमुलस है। स्टिमुलस मतलब जो आपकी अटेंशन या ध्यान आकर्षित करे। बॉडी सेंसेस या इंद्रियों के माध्यम से स्टिमुलस की प्रॉपर्टीज या इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है। नर्वस सिस्टम इस इंफॉर्मेशन को दिमाग तक लेके जाता है। दिमाग के दोनों पार्ट, हार्ट एंड माइंड, मतलब इमोशनल ब्रेन एंड रैशनल ब्रेन, इस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके अप्रोप्रिएट डिसीजंस लेते हैं। इन डिसीजन के इंस्ट्रक्शंस को सेंट्रल नर्वस सिस्टम वापस बॉडी तक लेके जाता है एंड बॉडी इन इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से एक्ट करती है। अब इस प्रोसेस में आप स्टिमुलस को चेंज नहीं कर सकते हो, भले ही वो आपका हस्बैंड हो और आपके पास 40-50 साल का टाइम हो। बॉडी एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम को चेंज करने का तो कोई मतलब ही नहीं है। इसीलिए आउटकम चेंज करने के लिए आप सिर्फ दिमाग की फंक्शनिंग चेंज कर सकते हो। आउटकम मतलब पॉजिटिव इमोशंस या नेगेटिव इमोशंस। लेट मी टेक एन एग्जांपल। मान लो आपको पता चला कि आपके भाई का आईएएस में सिलेक्शन हो गया है। अब आप इस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कैसे करते हो, इस पे डिपेंड करेगा कि आप खुश होगे या दुखी। ज्यादातर केसेस में इंफॉर्मेशन में दुख या सुख छुपा नहीं होता है। सुख और दुख हमारे दिमाग की इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग या फंक्शनिंग पे डिपेंड करता है। अब इस आईएएस वाले एग्जाम्पल में आप खुश भी हो सकते हो कि मेरा भाई आईएएस बन गया है, हमारे परिवार का नाम बढ़ेगा, ओहदा बढ़ेगा, भाई काम भी आएगा। या आप दुखी भी हो सकते हो जलन के मारे कि अब इस कुत्ते के नीचे दब के रहना पड़ेगा। नाउ व्हाट डिफरेंशिएट अस फ्रॉम एनिमल्स? वन वर्ड आंसर, पीएफसी। आप एनिमल्स को मेडिटेट या योगा करते हुए नहीं देखोगे। एनिमल्स किसी भी सिचुएशन या स्टिमुलस के अगेंस्ट इंस्टिंक्टिवली रिएक्ट करते हैं। एनिमल्स कॉन्शियसली 3-4 ऑल्टरनेटिव्स पे कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करके बेस्ट आउटकम सेलेक्ट नहीं करते हैं। ह्यूमंस और एनिमल्स में यही फर्क होता है कि हमारे पास रैशनल ब्रेन या पीएफसी होता है। अगर हम इंपल्सिवली या इंस्टिंक्टिवली रिएक्ट करते हैं तो वो एनिमलिस्टिक बिहेवियर माना जाएगा। ध्यान रहे, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि रिएक्टिव बिहेवियर हमेशा गलत होता है, वो सही भी हो सकता है। इनफैक्ट ज्यादातर टाइम सही होता है। विक्टर फ्रैंकल ने अपनी किताब द सर्च फॉर मीनिंग में लिखा है कि बिटवीन स्टिमुलस एंड रेस्पॉन्स देयर इज अ स्पेस। इन दैट स्पेस इज आवर फ्रीडम टू चूज आवर रेस्पॉन्स। इन आवर रेस्पॉन्स लाइज आवर ग्रोथ एंड आवर फ्रीडम। इसका मतलब है कि जब भी एनवायरनमेंट में कोई चेंज होता है या स्टिमुलस अपने आप को प्रेजेंट करता है, तो उस स्टिमुलस और हमारे रिस्पॉन्स में जो स्पेस होता है, उसी स्पेस में हमारी फ्रीडम एंड ग्रोथ निवास करती है। यहां फ्रैंकल का भाव वही है कि अगर आप बिना पॉज लिए इंस्टिंक्टिवली रिएक्ट करते हो तो आप फ्री नहीं हो, आप और आपकी ग्रोथ भी रुक चुकी है। साइकोलॉजी में इसको रिस्पॉन्ड वर्सेस रिएक्ट डिबेट बोलते हैं। रिएक्शन ऑटोमेटिकली आता है, बट अगर आपने पीएफसी का यूज करके 1 सेकंड के लिए अपने आप को रिएक्ट करने से रोक लिया और ये एनालाइज किया कि मेरा रिएक्शन सही है क्या, कोई और ऑल्टरनेटिव भी हो सकता है क्या, तो आप रिस्पॉन्ड कर रहे हो। रेस्पॉन्ड और रिएक्शन सेम भी हो सकते हैं, बट एटलीस्ट ये तसल्ली होती है कि रिएक्शन को जांच पर रख लिया। रिस्पॉन्ड करने का मतलब है कि आप पीएफसी को काम में ले रहे हो। आपको पता है कि आपने ये वाला रिस्पॉन्स क्यों सेलेक्ट किया, मतलब कुछ कारण या रीजनिंग रही होगी ना सिलेक्शन के पीछे। अगर रिस्पॉन्स गलत निकल जाए तो इंसान इंट्रोस्पेक्ट या आत्मनिरीक्षण करके कुछ सीख सकता है। इस प्रोसेस से इंसान की ग्रोथ होती रहती है। रिएक्ट करने में पीएफसी या रैशनल ब्रेन का यूज बिल्कुल भी नहीं होता है। रिएक्शन तो अनकॉन्शियस होता है। इसलिए
अगर रिएक्शन उल्टा भी पड़ जाए तो सीखने की गुंजाइश नेग्लिजिबल होती है। इनफैक्ट रिएक्ट करने वालों को ये भी नहीं पता होता है कि उनका रिएक्शन गलत था, और बहुत बार तो दूसरे लोग उनको गला फाड़ फाड़ के एक नहीं 1000 बार बताते हैं कि तुम्हारा रिएक्शन गलत है और क्यों गलत है, फिर भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये तो एनिमल बिहेवियर हुआ ना। हाँ, पूंछ नहीं दिखेगी आपको, बट बाकी तो कोई कमी नहीं है। अगर आप अपनी गलती से कुछ सीख नहीं सकते हो, इसका मतलब आपकी ग्रोथ रुक गई है। रिएक्टिव नेचर का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज होता है इजी मैनिपुलेशन, क्योंकि इमोशनल अब्यूजर्स या मैनिपुलेटर्स के लिए आपका रिएक्शन एंटिसिपेट करना बहुत आसान हो जाता है। बस उनको ऐसा स्टिमुलस या सिचुएशन प्रेजेंट करनी होती है कि आपका रिएक्शन उनका डिजायर्ड आउटकम बन जाए, और इस प्रोसेस में आप उनको ब्लेम भी नहीं कर सकते, बिकॉज वो बोलेंगे कि उन्होंने आपको फोर्स तो नहीं किया था ऐसे रिएक्ट करने के लिए। अब हम आते हैं फ्रीडम के कॉन्सेप्ट पे। फ्रीडम को एक्सप्लेन करने के लिए मैं विक्टर फ्रैंकल का एक और कोट लेता हूं, पर इस कोट को समझने के लिए मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड एक्सप्लेन करता हूं। विक्टर फ्रैंकल बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट एंड प्रोफेसर थे वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे। इनको नाजीज ने पकड़ के कॉन्सेंट्रेशन कैंप में डाल दिया था। उन्होंने वहां पे जो एक्सपीरियंस किया एंड ऑब्जर्व किया, उसी पे ही ये मैन सर्च फॉर मीनिंग किताब लिखी है। कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में नाजीज बहुत कम खाना देते थे, और जो कोई भी बीमार पड़ता था या ज़्यादा वीक हो जाता था, मतलब काम करने लायक नहीं रहता था, उसको हाथों हाथ गैस चेम्बर्स में ले जाके जला देते थे। इस किताब में वो ये बताते हैं कि प्रिजन कैंप में ज़्यादातर लोग सर्वाइवल मोड में आ जाते हैं, मतलब वो फिर एनिमलिस्टिक इंस्टिंक्ट से ही फंक्शन करते हैं, यानी अपने आप को बचाने के लिए कुछ भी करते हैं। बट विक्टर फ्रैंकल बताते हैं कि इन्होंने इतनी वर्स्ट कंडीशंस में भी ऐसे लोग देखे जो अपनी हालत खराब होने के बावजूद दूसरों को सांत्वना या दिलासा दे रहे हैं, खुद भूखे होने के बावजूद अपना थोड़ा बहुत बचा कुचा खाना दूसरे को दे रहे हैं। विक्टर फ्रैंकल बोलते हैं कि ऐसे लोग बहुत कम थे, बट ये लोग सफिशिएंट प्रूफ थे कि ह्यूमैनिटी एंड फ्रीडम एग्जिस्ट करती है। बुक का कोट है, द वन थिंग यू कांट टेक अवे फ्रॉम मी इज द वे आई चूज टू रिस्पॉन्ड टू वॉट यू डू टू मी। द लास्ट ऑफ वंस फ्रीडम is to choose one's attitude in any given circumstances। इस कोट का मतलब है कि अब्यूजर या डिक्टेटर ह्यूमंस से उनकी हर चीज छीन सकता है, वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन क्रिएट कर सकता है, बट वो एक चीज ह्यूमन से कभी नहीं छीन सकता, और वो है फ्रीडम। फ्रीडम टू रिस्पॉन्ड, मतलब हम वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन में भी कैसे रिस्पॉन्ड या एक्ट करेंगे, उसकी हमारे पास हमेशा चॉइस होती है। हाँ, अवेलेबल चॉइसेस कम हो सकती है, बट फिर भी चूज करने की विल पावर अब्यूजर कभी नहीं छीन सकता। और जैसे कि मैंने ह्यूमन प्रेडेटर एपिसोड में बताया था कि अब्यूजर या डिक्टेटर का एक ही गोल होता है, पावरफुल फील करना, बिकॉज ये लोग इमोशंस फील नहीं कर सकते हैं। इसीलिए अगर आप अपने अब्यूजर या रूलर की इच्छा के हिसाब से रिएक्ट नहीं करोगे या एक्ट नहीं करोगे, तो आपने उनको पावरफुल फील करने का मौका ही नहीं दिया। ऐसी सिचुएशन में अब्यूजर को पावरलेस फील होता है एंड दे हेट इट। दूसरे शब्दों में, आप उनको आईने में उनका असली चेहरा दिखाते हो, मतलब आप उनको ये दिखाते हो कि भगवान ने उनको ऐसा बनाया है कि वो इमोशंस फील नहीं कर सकते हैं, और अब्यूजर्स को भयंकर नफरत होती है इस फैक्ट से। फ्रीडम का एक दूसरा एंगल भी होता है। हर किसी का चाइल्डहुड एनवायरनमेंट अलग अलग होता है, और हर कोई अपने चाइल्डहुड में सरवाइव करने के लिए कुछ हैबिट्स सीखता है। चाइल्डहुड में ये हैबिट्स सर्वाइवल में मदद करती है, बट एडल्टहुड में यही हैबिट्स आपके लिए प्रिजन बन सकती है। ऐसे बिहेवियर या हैबिट्स को सर्वाइवल लेफ्ट ओवर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो चाइल्डहुड में आपने जितनी बार फैमिली मेंबर्स पे ट्रस्ट किया, उतनी बार आपको मुंह की खानी पड़ी, इसीलिए आपने किसी पे भी ट्रस्ट करना छोड़ दिया। अब इस हैबिट ने चाइल्डहुड में तो आपके सर्वाइव करने में मदद की, बट एडल्टहुड में अगर आप इसी हैबिट से चलोगे तो आप स्पाउस के साथ रिलेशनशिप नहीं बना पाओगे, दोस्ती नहीं बना पाओगे। पर बहुत कम लोग सर्वाइवल लेफ्ट ओवर से पीछा छुड़ा पाते हैं या इन पे विजय हासिल कर पाते हैं। इनफैक्ट सर्वाइवल लेफ्ट ओवर्स की पहचान ही नहीं कर पाते हैं लोग। विजय की तो छोड़ो, दूसरों से लड़ना बहुत आसान होता है।
अपने आप से लड़ना बहुत मुश्किल होता है, इसीलिए ज़्यादातर लोग दूसरों को चेंज करने पे फोकस करते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से खुद में चेंज करना बहुत मुश्किल है। और जब इंसान ज़्यादा डिल्यूजनल या महान बन जाता है, तो वो ये बिलीव करने लगता है कि मेरे में तो कोई कमी है ही नहीं। इसलिए रिलेशनशिप में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है, वो दूसरों की वजह से आ रही है, और वो डॉक्टर की तरह प्रिस्क्राइब करता है कि दूसरों को अपने आप में क्या चेंज करना चाहिए। ये तो अपने चाइल्डहुड की बात हुई। एक और चाइल्डहुड होता है, और वो चाइल्डहुड है हमारे जीन का। यानी इवोल्यूशनरी प्रोसेस में हमारे एंसेस्टर्स ने सरवाइव करने के लिए कौन से तरीके अपनाए, वो तरीके भी हमारे जीन में प्रेजेंट रहते हैं। यानी हम लोग कुछ इंस्टिंक्ट्स के साथ पैदा होते हैं। हिंदू माइथोलॉजी या वेस्टर्न कॉन्सेप्ट के हिसाब से मोक्ष या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का मतलब यही होता है कि आप अपने और अपने एंसेस्टर्स के सर्वाइवल लेफ्ट ओवर्स पे विजय प्राप्त करो। इन अदर वर्ड्स, जो योगी या मॉन्क्स होते हैं ना, वो अपने रैशनल ब्रेन, इमोशनल ब्रेन एंड रेप्टिलियन ब्रेन को पूरी तरह इंटीग्रेट कर लेते हैं। इंटीग्रेट मतलब तीनों ब्रेन हार्मनी में काम करते हैं। ये लोग फिर कैसी भी सिचुएशन हो इमोशनली रिएक्ट नहीं करते हैं। मोक्ष मतलब नाउ योर जीन इज फ्री, फ्री टू रिस्पॉन्ड इंस्टेड ऑफ रिएक्टिंग। अब अगले एपिसोड में हम रैशनल ब्रेन एंड इमोशनल ब्रेन के कनेक्शन को और गहराई से स्टडी करेंगे, यानी कि हार्ट वर्सेस हेड की डिबेट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको लाइक करें एंड दूसरे लोगों के साथ शेयर करें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।